हेलो जी, आप सब कैसे हैं? मैं हूं परवेज रिंद। श्रीलंका भी पाकिस्तान, हिंदुस्तान बल्कि बरसगीर और अफ्रीका के दीगर ममालिक की तरह बरतानिया साम्राज्य के कॉलोनी थी, जिसने अपने आज़ादी 1948 में हासिल की थी, पाकिस्तान से एक साल बाद। नाज़रीन, जब श्रीलंका एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत बना तो इसमें साइलीज अक्सरियत तादाद में थे, और अमूमी तौर पर देखा गया है कि जिस मुल्क में लोग अक्सरियत में होते हैं वो रियासती मामलात में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, और इक़्तिदार के मालिक भी वही लोग होते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी बैन। आप कह सकते हैं जमहूरी निज़ाम में भी राज हमेशा अक्सरियत का होता है। इनके अलावा वहाँ पे अक़लियत में तामिल्स है, जो कि मुकम्मल आबादी में 15% है। तामिल रोज अव्वल से सालिस के आतों में इस्तेसाल का शिकार है, और इसके अलावा श्रीलंका में अबशी भी रहते हैं, और जिनका तादाद शुमार में 10% है। लासानी तफरीक के साथ साथ श्रीलंकन सोसाइटी मजहबी तफरीक का भी शिकार है। सनालिज जो कि अक्सरियत में है गौतम बुद्ध के पैरोकार है, जबकि तामिल्स अक्सरियत में हिंदू है, और अबशी अरब नस्ब मुसलमान हैं। नाज़रीन, हमें कह सकते हैं कि जो श्रीलंका के मुआशी बोरान है उसके सबसे जो बड़ी वजह है वो लिबरल इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स थे। दरअसल श्रीलंका की रियासत ने मुख्तलिफ अदारों से उधार या कर्ज लेने की कोशिश की, जिसमें वक्ती तौर पर मैशियत को फ़ायदा पहुंचा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए मैशियत को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। हम कह सकते हैं कि नुकसान जो है वो फ़ायदे से ज़्यादा था। शुरू में श्रीलंका के पर कैपिटा इनकम में बहुत ही तेज़ी आई। 2021 तक श्रीलंका के शुमार पर कैपिटा के हवाले से अपर मिडल इकोनॉमिक के ममालिक में होने लगा, क्योंकि एक आर्टिफिशियल थी। एक तरफ पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो रही थी, दूसरी तरफ मुल्क कर्जों में डूब रही थी। 2019 तक मुल्क के कर्जे 119% तक बढ़ गई थी। श्रीलंका ने डेट इंडिया, चाइना, IMF, अमेरिका जैसे ममालिक से लिया था, और मज़े की बात यह है कि श्रीलंकन हुकूमत मौजूदा बोरान में भी मौजूदा बोरान से निकालने के लिए अमेरिका जैसे ममालिक और IMF की तरफ देख रही है। नाज़रीन, श्रीलंकन मैशियत जो है वो अक्सर टूरिज़्म और बाहर से आने वाले पैसों पे इन्हिसार करती है। कोरोना जैसे वबा और उसके साथ साथ रशिया और यूक्रेन वार की वजह से उसके इकनॉमी में बहुत ही ज़्यादा असर पड़ा। नाज़रीन, इस बात का ख्याल रखा जाए कि श्रीलंकन की जो बुनियादी ज़रूरियात है वो भी इंपोर्ट करते हैं। जैसे पाकिस्तान में हम कहते हैं कि हम लोग चाय भी इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल भी इंपोर्ट करते हैं, वहाँ की भी जो बुनियादी ज़रूरियात है वो इंपोर्ट करते हैं। तो इस तरह श्रीलंका में इंपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में इजाफा होता गया। तो श्रीलंका के ज़्यादातर जो रेवेन्यूज़ है वो कर्ज अदा करने में चले गए। जिस तरह हमने कहा कि श्रीलंका के टूरिज़्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 256 से ज़्यादा लोग मर गए थे, तो इससे श्रीलंकन टूरिज़्म सेक्टर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। श्रीलंकन इसी तरह मसलों में गिरा हुआ था। 2019 में सदारती इंतखाबात हुए और 2020 में पार्लिमानी इंतखाबात हुए। तो इस तरह एक दफ़ा फिर राजा पाक्सा को इक़्तिदार में बिठाया गया। गोटाबा सोनालिस का एक पसंदीदा उम्मीदवार था, जिसने वहाँ पे तामिल्स बागियों को शिकस्त दिया था, और साबिक सदर इस दफ़ा वज़ीर आज़म बन गया था, और अवाम को मुकम्मल यकीन था कि साबिक उनको इस मुआशी और इक़्तिसादी आलात से निकालेगा। लेकिन इनके तवक्कात से बरक्स हुआ, वो इन चीज़ों में नाकाम रहा। तो इसी तरह श्रीलंका की जो इकनॉमी है वो बहुत ही ख़राब हो गया। हम कह सकते हैं श्रीलंकन इकनॉमी तबाह हो गया। बाहर में रहने वाले श्रीलंकन जो मुल्क में पैसे भेजते थे, उनके पैसे भेजने में काफ़ी कमी नज़र आई। नाज़रीन, मुआशी तबाही में हुकूमत के फ़ैसले और उनके डिसीजन होते हैं वो बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं। तो नाज़रीन, हमने देखा कि किस तरह श्रीलंका के हालात
بگڑے تھے۔ اگر ہم دیکھیں کہ سری لنکا اور پاکستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ بالکل بھی سیم ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ جو 42 ارکان تھے پارلیمنٹ میں وہ خود ہی اپنے حکومت کے خلاف ہونے لگے۔ تو اسی طرح ہم نے پاکستان میں بھی دیکھا ووٹ آف نو کانفیڈنس عمران خان کے خلاف آیا اور انہوں نے جو پارٹی کے خود کے ممبر ہیں انہوں نے بھی اپنے لیڈرشپ کے خلاف ووٹ دیا۔ تو اسی طرح سیاسی خلا نے جنم لیا۔ سابق پرائم منسٹر عمران خان نے بھی پاکستان کو وارن کیا کہ پاکستان میں اگر یہ حالات پیدا کیے تو پاکستان بھی سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کر جائے گا۔ تو اس طرح اس نے عوام سے اپیل کیا کہ آپ لوگ باہر نکلیں، عمران خان کا ساتھ دیں، پاکستان کا ساتھ دیں تاکہ وہ پاکستان کو اس بحران سے نکال سکیں اور اس میں کامیاب ہو جائیں۔ تو دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان میں بھی وہی سیاسی بحران تو آ گئی ہے، پاکستان میں ڈالر بھی قابو نہیں آ رہی ہے، پاکستان میں مہنگائی بھی قابو نہیں آ رہی ہے، پاکستان کی جو بجٹ ہے وہ بھی عوام دوست نہیں تھی، اور جو فیصلے یہ لوگ کر رہے ہیں اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم FATF کے گرے لسٹ سے بھی نہیں نکل پا رہے ہیں، ہم IMF کی طرف مزید جا رہے ہیں، ہم مزید لون لے رہے ہیں، ہمارے جو قرضوں میں اضافہ ہو رہی ہے لیکن ڈیولپمنٹ کی بجٹ کم ہو رہی ہے۔ تو اسی طرح پاکستان کے ذخائر بھی کم ہو رہے ہیں، ڈالر اپنے بلند ترین سطح 210 تک پہنچ گئی ہے۔ تو اس طرح ملک کے پاس ڈالرز بھی نہیں ہے۔ جب ڈالر نہیں ہوگا تو ہمارے پاس واحد رستہ ہے وہ IMF ہے، دوسری طرف چائنا ہے، امریکہ ہے۔ ہمیں IMF کی، امریکہ کی بہت زیادہ ضرورت پڑے گی۔ اس لیے ہمارے پرائم منسٹر شہباز شریف کہتے ہیں کہ بیگرز کانٹ بی چوزرز، وہ اس سینس میں کہتے ہیں اگر پاکستان کو بھی ڈالر نہ ملیں تو پاکستان بھی سری لنکا کی طرح ڈیفالٹ کر جائے گی، کیونکہ پاکستان کو اگلے سال دوسروں کے قرض بھی دینے ہوں گے، جیسے کہ چائنا سے لیے ہوئے ہے، سعودی عرب سے بھی لیے ہوئے ہے، کہ اگر پاکستان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو نہیں روکا گیا، پاکستان میں اچھے فیصلے نہیں لیے گئے، پاکستان کے جو حکمران اگر سری لنکا سے سبق نہیں سیکھا گیا تو ہم یقیناً کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان بھی ڈیفالٹ کر جائے گی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت بہت شکریہ۔